नमस्कार. लोक लाईव्हमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज आपल्या स्टुडिओमध्ये प्रजापिता ब्रह्मकुमारी वैज्ञानिक आणि अभियंता आणि वास्तुकार प्रभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहन भाईजी सिंगल. सबसे पहले मैं भाईजी का परिचय करवा देना चाहता हूँ. ब्रह्मकुमारी की जो 21 विंग्स है उसमें से साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट एक विंग है. उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप विराजमान हो. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के साथ इन्होंने अपना जीवन काल बिताया है. तो मैं समझता हूँ भाई जी, आप अपने जीवन काल में किस प्रकार से जुड़े ब्रह्मा कुमारी से और इस विंग के द्वारा किस प्रकार से आपकी अचीवमेंट्स हैं और आपको ब्रह्मा कुमारी के इस विंग के कारण किस प्रकार से आपको नवाजा गया है. इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब विद्यार्थी ही था लखनऊ विश्वविद्यालय में 1962-63 में, तो उस समय मैं इस संस्था के कांटेक्ट में आया. तब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर रहा था और मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय हुआ और मैं इसमें इस रीति से जुड़ गया क्योंकि मेरे माताजी पिताजी आते थे और इसमें हमारे घर में ही मेडिटेशन की क्लासेस होने लगी. और मेडिटेशन की क्लास में मैंने ये अनुभव किया कि मेडिटेशन से कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ती है. एंड उस कंसंट्रेशन पावर से मैंने पाया कि मेरा ग्रेड लेवल एजुकेशन में काफ़ी ऊंचा उठता चला गया. और इसी वर्ष मैंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ पर मैं पढ़ाई के लिए गया. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एक्सप्लोरेशन पार्ट, तो वहाँ पर मैं जियोफिज़िक्स सब्जेक्ट में मेरा दाखिला हुआ और वहाँ 4 वर्ष तक 63 से 67 तक मैंने इसकी पढ़ाई करी. ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस वर्तमान समय IIT के नाम से जाना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. और ये पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने ONGC ज्वाइन किया और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में मैं लगभग पूरे भारत में लगभग 28 वर्ष तक मैंने सेवाएं दी. पहले मेरा पोस्टिंग देहरादून में ही हुआ जहाँ मेरी ट्रेनिंग लगभग 7-8 महीने की हुई ONGC के अंदर. उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग आसाम में हुई, शिव सागर नामक जगह, और वहाँ पर कोई भी सेवा केंद्र नहीं था. तो मुझे एक तरफ तो मैं ONGC में ज्वाइन करके उसमें सेवा करता रहा, जॉब करता रहा. दूसरी तरफ हमारा लक्ष्य ये था कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कोई केंद्र नहीं है, वहाँ पर मेडिटेशन सिखाने के लिए ब्रांच वहाँ पर खोलने का सौभाग्य मिला. और इस तरीके से केवल आसाम में ही नहीं बल्कि आसाम सहित जो 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और अगरतला आदि सभी स्टेट में हम वहाँ से ONGC में जाया करते थे कार्य व्यवहार के लिए. और इस प्रकार से मेरा संबंध उनके उसमें भी बढ़ता गया, ONGC में भी और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय. भाई जी, बहुत अच्छी तरह से आपने ONGC में अपनी किस प्रकार से सेवाएं की उसके बारे में बताया. अब आज जो जलगांव शहर में आज एक कैंपेन लेके आए हैं, इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, माना प्रकृति संरक्षण और आपत्ति व्यवस्थापन. तो इको केयर से आप किस प्रकार से लोगों को अवेयर करना चाहते हैं उसके बारे में बताएंगे. मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन वगैरह ये कोई विषय हुआ ही नहीं करते थे. हमने जब पढ़ाई की, यद्यपि अर्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट थी वो, लेकिन वहाँ पर कुछ भी पॉल्यूशन के बारे में उस समय तक कोई नॉलेज दी ही नहीं गई हमको. इट वाज ओनली इन 1972 जब पहली बार स्टॉकहोम में एक कार्यक्रम किया गया वहाँ पर, और वहाँ इस विषय पर जानकारी दी गई कि किस प्रकार से वातावरण के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन इस पर किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी.
और केवल हमारे भारत की ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, शी वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं आया था। लेकिन आश्चर्य की बात कि 72 के बाद 92 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जब ये कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम मीन्स इन द सेंस कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के ऊपर ध्यान खिंचवाया गया जनता का, तो उस समय मोर देन 100 हेड ऑफ द स्टेट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो इस बात को दर्शाता है कि तब तक इस बारे में काफ़ी जागृति आ चुकी थी और लोग चिंतित थे कि किस प्रकार से ये पॉल्यूशन इसके ऊपर अटैक किया जाए, अटैक इन द सेंस कि इस पर नियंत्रण किस प्रकार से पाया जाए। भारत सरकार ने भी और यूनाइटेड नेशन ने 1990 से लेकर 99 तक का ये जो 10 वर्ष का पीरियड था, इसको एनवायरनमेंट अवेयरनेस डिक्लेयर किया, और इसी संदर्भ में हमारा पहला पर्यावरण जागृति अभियान एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन निकला। 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7-8 कैंपेन हमने भारत के कोने कोने में निकाले, और वहाँ से ये कैंपेन निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद तो जब कैंपेन के द्वारा जागृति तो फैलती गई, लेकिन डिसास्टर मैनेजमेंट का अनुभव लोगों को 2000 के बाद ही हुआ, जब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ऐसी बातें ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने बताई इसके ऊपर पूरा, तो लोगों में ये जागृति आई कि डिसास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा आ रही हैं, जो अर्थक्वेक है, फ्लड है, फेमिन है, और अति गर्मी है, अनावृष्टि है, अतिवृष्टि आदि, कैसे इन पर कंट्रोल किया जाए। तो वो ये आपदाएं आती गईं, और हमारा एम्फेसाइज मुख्यतः इसका ट्रॉमा इफेक्ट पर होता था। भाई जी, आपने एक शब्द बहुत अच्छी तरह से बताया कि इको केयर। यस। तो पर्यावरण प्रदूषण आजकल बहुत सारा हो रहा है, धरती माँ पुकार रही है जी। और हम लोग इतनी छोटी छोटी बातें ऐसी है कि इसको डोंट केयर कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें होंगी हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि हमको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जो इस कैंपेन के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते हैं? जी, वैसे तो भारत सरकार और एनजीओ और सारे गवर्नमेंट वो इस बात पर काफ़ी जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं को हम लोग विशेष करके मॉडल्स, पिक्चर्स और उन सब के द्वारा, डिफरेंट शोज़ के द्वारा इस पर एम्फेसाइज करते हैं, कैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक वगैरह क्या इफ़ेक्ट करती हैं, उनका समय पीरियड केवल कुछ दशक तक ही नहीं रहता, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक वो रहते हैं और उनका विनाश नहीं होता। इसके अतिरिक्त एनर्जी क्राइसिस जो हो रही है, ये इसके ऊपर विशेष बताया जाता है। और आजकल तो विशेष करके हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के ऊपर विशेष बल दिया है, एनर्जी क्राइसिस जो चल रही है। अल्टीमेटली देखा जाए ये सब बाई प्रोडक्ट हैं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के, क्योंकि और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का गवर्नमेंट इस बात पर तो प्रकाश डालती है कि पेड़ कट रहे हैं। बेसिकली देखा जाए मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये प्रोसेस दुनिया जानती है, सब जानते हैं, लेकिन ये बात कम जानते हैं कि इनका भी मेन कारण क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने से मनुष्य बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंज्यूम करते हैं वो कम होता जा रहा है। तो एक्यूमुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड पूरे एटमॉस्फेयर में बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड में ये प्रॉपर्टी होती है हीट रिटेंशन कैपेसिटी,
वो हीट को रिटेन करती है, और इसी कारण से ग्लेशियर मेल्ट होते जा रहे हैं। नदियों के अंदर बाढ़ की संभावना उस कारण से अधिक बढ़ती जा रही है। गर्मी जब बढ़ेगी तो नेचुरली नदी, दूसरी तरफ अर्थक्वेक वगैरह, हम लोगों को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में अर्थक्वेक का खास बताया गया था। इट इज़ द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स इनसाइड द अर्थ, और उसमें उसका भी मुख्य कारण जो है वो विशेष करके कि हम लोग पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है ना, तो टोटल चाहे एयर पॉल्यूशन हो, गैस वायु पॉल्यूशन हो, और मतलब अर्थ का जितना वो होता है डिग्रेडेशन, ये सारे पॉल्यूशन ही वास्तव में जड़ हैं। लेकिन यहाँ तक तो गवर्नमेंट और एनजीओज बताते हैं, लेकिन हम उससे एक कदम और आगे जाके कि इन सब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि मुख्य 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम विकार सेक्स लस्ट के कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ रहा है। क्रोध के कारण और अहंकार के कारण आज अमेरिका जैसे राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र जो है, वेनेजुएला का भी क्या किया, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अहंकार का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार से ये जो पॉल्यूशन का मुख्य कारण देखा जाए तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। तो इस कारण से हम समझते हैं कि अगर बाहरी पॉल्यूशन कंट्रोल के साथ साथ, वो तो करना ही है जो गवर्नमेंट और एनजीओज और सब संस्थाएं कर रही हैं, उसके साथ साथ अगर इसका सटल इफेक्ट, ये सूक्ष्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भी इसको अकाउंट में लिया जाएगा, तो फिजिकल एज वेल एज सटल यानी होलिस्टिक अटैक एनवायरनमेंट इको पर हो सकेगा, एंड दैट विल बी द रियल इको केयर हम कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। बहुत अच्छी बात कही भाई जी आपने। जिस प्रकार से आपने ये अभियान निकाला है इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसमें महत्वपूर्ण बात इको केयर के उपलक्ष्य में आपने कहा कि प्रदूषण की जो मेन जड़ है मानसिक बातें हैं, मस्तिष्क जो मनोविकार जो बताए भाई जी ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मनोविकार के कारण प्रदूषण की मात्राएं माना हवज बढ़ रही है इंसान की। तो ऐसी कौन सी बातें होंगी जो मानसिक स्तर पर मानसिक प्रदूषण को हम सेटल करें, मानसिक प्रदूषण पर नियंत्रण करें? हमें दर्शकों को उन बातों का अगर ज्ञान हो जाए तो डेफिनेटली पर्यावरण का रक्षण वो अच्छी तरह से कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है, यही मिसिंग लिंक है अगर कहा जाए, और इस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट पूरा का पूरा उसका जो कंसंट्रेशन रहता है, जब भी कोई आपदा आती है, अर्थक्वेक आए, सुनामी आई, फ्लड आया, तो गवर्नमेंट का इफेक्ट रहता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, किस प्रकार से कंबल दिया जाए, दवाई दी जाए, आदि आदि, वो आवश्यक भी है। इमीडिएट इफेक्ट, भोजन किस प्रकार से अफेक्टेड पब्लिक को किया जाए, लेकिन उसके बाद जब एक बार सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल सी होने लगती है, तो ट्रॉमा जो फैमिलीज़ के ऊपर छूट जाता है, जो उसका मानसिक आघात छूट जाता है। मान लीजिए एक परिवार में 6 लोग हैं, अर्थक्वेक आया, 4 लोग ख़त्म हो गए, 2 जो रह गए वो जीवन पर्यंत उस आघात से बाहर नहीं निकल पाते। तो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन का मेन पार्ट आता है कि वो उन्हें राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं, मेडिटेशन से कैसे अपने को शक्तिशाली बनाया जाए, एडवर्स सिचुएशंस को कैसे सक्सेसफुली फेस किया जाए और ट्रॉमा से बाहर निकला जाए। तो ये बातें विशेष करके ये इंस्टीट्यूशन उनको बताती है। और देखा गया है, एक बात और ये भी होती है कि जब ट्रॉमा आता है, मानसिक आघात लगता है, उसके साथ साथ हमारी संस्था, हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है, वो सबसे पहले दवाइयाँ वगैरह, ट्रक्स, डॉक्टर्स की टीम वो भेजता है, भोजन, ट्रक के ट्रक भोजन आदि वो। तो स्थूल आवश्यकता के साथ साथ जो कि फर्स्ट एक्चुअली नेसेसिटी है, उसके साथ साथ फिर हम मेडिटेशन कैंप लगाते हैं। अफेक्टेड जो फैमिलीज़ होती हैं उनको मेडिटेशन के द्वारा सशक्त बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। और देखा गया है बहुत कम समय में ही ना
वो अपने को इस ट्रॉमा से, आघात से बाहर निकाल लेते हैं, जो कि वास्तव में बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज आपल्याबरोबर आदरणीय मोहनभाईजी सिंगल, जे ब्रह्मकुमारी विद्यालयाच्या इंजिनिअरिंग सायंटिस्ट आणि आर्किटेक्ट विंगचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मानसिक प्रदूषण कसं रोखावं, जेणेकरून पर्यावरण प्रदूषणावर आपल्याला मात करता येईल, अशा प्रकारचा चांगला संदेश दिलेला आहे. आणि निश्चितच आपण आपल्या जीवनामध्ये हा संदेश निश्चित पद्धतीनं इम्प्लिमेंट करूया आणि या सर्व बाबींचं निश्चित आपल्या प्रेक्षकांना लाभ मिळेल अशी मी खात्री करतो. भाईजी, आपण आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आमच्या दर्शकांशी आपण संवाद साधलात, त्याबद्दल आपलं लोक लाईव्हतर्फे मनपूर्वक स्वागत व्यक्त करतो. धन्यवाद.